आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार कई सारे वादे, कई सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी हमें और आपको विचार विमर्श और राजनीतिक दलों को विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। हालांकि इस समय राजनीतिक दलों की तरफ से जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है इलेक्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश का, वो जारी किया जा रहा है। कांग्रेस ने जारी कर दिया, आम आदमी पार्टी ने आज जारी कर दिया और बाकी राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस मैनिफेस्टो को जारी करके उत्तर प्रदेश में जनता के सामने बेहतर सरकार बनाने का दावा करेंगे। लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के कुछ दावों की अगर बात करी जाए तो उन सब में सबसे प्रमुख, क्योंकि मौजूदा सरकार की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि उन्होंने 4.5 साल, पौने 5 साल में वो काम किया है कि कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में रहती विपक्षी दलों की तो वो उस काम को नहीं कर सकती थी। साफ सुथरी तरीके से विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछाया गया है, किसानों तक सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, उनका कर्ज माफ किया गया है, उनके कर्ज को लेकर या फिर उनकी फसलों को लेकर जो उनका दाम था वो समय पर पहुंचाया गया है। कई सारी योजनाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, बिजली घर घर पहुंची है, 24 घंटे बत्ती आ रही है। कई सारी बातें जो हैं वो मौजूदा सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही हैं और विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है कि सरकार ने काम ही कोई नहीं किया है। इन सबके बीच में एक सबसे अहम बात, एक सबसे अहम मुद्दा ये है और वो रहा है हमेशा से ही इस उत्तर प्रदेश में, इस बार भी है, वो है सरकारी नौकरियां, रोजगार। दरअसल इन रोजगार को लेकर, इन समस्याओं को लेकर जो मौजूदा समय में स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कई सारे विपक्षियों को खड़ा कर दिया है, कई सारे अभ्यर्थियों को खड़ा कर दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने साफ सुथरी तरीके से करीब 6 से 7 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी हैं और उन भर्तियों को पूरा करके, परीक्षाओं को पास करके अभ्यर्थी इस वक्त नौकरी कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रमुख भर्तियां रही हैं, कुछ ऐसी प्रमुख नौकरियां रही हैं, सरकारी भर्तियां रही हैं जिन पर अभी भी जो सवाल है वो लगातार खड़ा है। चाहे हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें या फिर 22,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ही मामला है। UPSSC की कई सारी जो प्रमुख भर्तियां हैं उसकी बात कर लें। इन सब भर्तियों में कहीं ना कहीं लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के खिलाफ या फिर सरकार की उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार दिया जाएगा, इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी भी कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जो अधड़ में लटकी हुई हैं। मैं एक एक करके अगर आपको बताऊं तो 69,000, 22,000 का शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो जग जाहिर हो चुका है। लगातार इन लोगों ने प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि इस पूरी भर्ती में जो आरक्षण की अनियमितताएं हैं वो बरती गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि कट ऑफ को लेकर के जो समस्याएं पैदा हुई उन पर जिस तरह से आयोग की तरफ से बात कही गई, वो जो बातें बताई गई उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया। या फिर 22,000 भर्ती की बात कर ली जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 भर्ती को नहीं जोड़ा गया। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश करके इसका हल निकालने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है, लेकिन वो हल क्या इस पूरी भर्ती को सही करने में या पूरा करने में कारगर सिद्ध है, अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने में कारगर सिद्ध है? एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है UPSSC का। UPSSC के कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना है कि 2017 से 2022 तक इस आयोग ने कोई काम नहीं किया। इनका यह कहना है कि 3rd क्लास और 4th क्लास यानी जो तृतीय श्रेणी है और चतुर्थ श्रेणी है, इसमें 16,700 भर्तियां आई हैं, लेकिन इन पर किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि 24 भर्तियां होनी थी इस आयोग के तहत, लेकिन इन 24 भर्तियों में सिर्फ 4 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। बाकी भर्तियां जो होनी थी उन पर किसी भी प्रकार से कोई भी विचार विमर्श आयोग की तरफ से नहीं किया गया है।
और यह भी कहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से कि ये जो 24 भर्तियां आयोग की तरफ से निकाली गई हैं, जिनका विज्ञापन जारी किया गया है, इनमें से 11 ऐसी हैं जो बीती सरकारों की रही हैं। तो आयोग के ऊपर भी सवाल हो गए, सरकार के ऊपर भी सवाल हो गए, और युवा जो है वो नाराज हो गया सरकार से क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिला। इसके अलावा जिन्हें हम और आप कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, ये स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड की पहली, दूसरी और अब तीसरी लहर में भी लगातार हमारे और आपके बीच में पहुंच करके कोविड टेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो वैक्सीनेशन का काम है वो कर रहे हैं। कोविड के दूसरी वेव में जो हालात पैदा हुए थे उस हालात में भी वो लगातार काम कर रहे थे। लेकिन इनकी भी एक शिकायत है, इनकी ये शिकायत है कि हमसे काम तो लिया जा रहा है लेकिन उस काम के बदले हमें एक भी दिन छुट्टी नहीं मिल रही है, और ऐसे में संक्रमित होने का सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने ही खड़ा है। अब ये क्या कारण है? ये नई एक समस्या है इन लोगों की, इसका भी हल नहीं निकला है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग ने कई बार प्रदर्शन किया, सरकार के पास गए, पत्र लिखा, अधिकारियों से मिले, लेकिन हल नहीं निकला। तो चुनावों के दौरान जहां सरकारी योजनाओं की बात हो रही है, जहां पूर्वांचल, पश्चिम, मध्य, इन सब की बात हो रही है, वोट बैंक की बात हो रही है, अगड़े पिछड़े की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है, योजनाओं की बात हो रही है, उन सब के बीच में युवाओं का मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि युवा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। इन युवाओं के मत पर उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती बिगड़ती हैं, समीकरण बनते बिगड़ता है। तो इन युवाओं के बारे में भी सरकारों को सोच लेना एक बार बहुत जरूरी है, और उन युवाओं के मुद्दे पर सोच लेना, विचार कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सरकार ने इन युवाओं के मुद्दे पर, इनकी समस्याओं पर विचार नहीं किया तो हो सकता है कि सरकार या विपक्षी दल ये जिससे भी नाराज होंगे उसका खेल खराब कर सकते हैं इन चुनावों में। फिलहाल मैं आज अपनी इस डिबेट को इसी मुद्दे पर रखूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के तहत ये जो गंभीर मुद्दे हैं, ये जो अहम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा हो जाए और कोई निष्कर्ष निकले, ताकि कल जब नतीजे आते हैं चुनाव के तो उन चुनाव के नतीजे पर ये युवा संतुष्ट हो और उन्हें ये बात प्रूफ हो जाए, उन्हें ये बात पता चल जाए कि अगर अब सरकार बनती है किसी भी राजनीतिक दल की तो उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। लेकिन रोजगार को लेकर कई सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। चयन की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको किसी भी स्तर पर प्रवेश पत्र भरते समय, यानी जब आपने इस परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र भरा होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, उस एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर के परिणाम आने, चयन होने, मेरिट सूची तैयार होने और आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्तर पर कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत आपके सामने नहीं आई होगी। एकदम पारदर्शी तरीके से, पूरी व्यवस्थित तरीके से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। तो इस डिबेट पर मैं चर्चा को शुरू करूंगा। सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू करवा देता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौधरी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं। योगेश उपाध्याय जो हैं वो एनएचएम के महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, प्रियंका सिंह 69,000 और 22,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और यूपी SSC के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मारुत कुमार सिंह। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रियंका जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर जो बेहतर व्यवस्थाएं हम लोग की सरकार में हुई हैं वो कोई नहीं कर सकता था।
लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती, 22,000 शिक्षक भर्ती, इस पर अभी भी किसी प्रकार से कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि आप लोग इस बात को लेकर लगातार सरकार और जो मौजूदा लोग हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनके पास जा रहे हैं। क्या आपकी इस समस्या का समाधान हो पाया है? क्योंकि सरकार ने एक रास्ता जरूर निकाला था। कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। कहाँ निकल पाया? इन्होंने तो हमें जो है हमको जातियों में बांट दिया। इन्होंने हमको नौकरियां नहीं दी, हम तो अभी भी बेरोजगार हैं। और इनका जब कुछ भी नहीं हुआ, हम 7 महीने से पिछले 21 जून से पानी की टंकी निषादगंज पर अपना धरना दे रहे थे। उसके अच्छा, आप खुद दे रही थी? जी, मैं खुद नहीं, हमारे कई भाई बहन जो हमारे साथी हैं। हमारी एक दीदी है शिखा पाल जी, वो पिछले 11 अगस्त से पानी की टंकी पर SCERT पर बैठी हुई थी कि हाँ हमारी भी बातें सुनी जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं इस भर्ती में जो ओवर एज हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट कहती थी कि मेरिट पे कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार में काफ़ी नकल हुआ है। तो फिर ये कैसे जो है, अगर ये उसी के विरोध में थे तो अभी प्रेजेंट टाइम इन्होंने मेरिट के आधार पर भर्तियां क्यों की? ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इन राजनीतिक दलों को एक बार युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, जो कि शायद नहीं सोचा जा रहा है? सर, जब इनको जो है जाति और धर्म से फुर्सत मिलेगी। नहीं, ये सबके लिए है कि विपक्षी दलों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि विपक्षी दलों की तरफ से आप लोगों को कोई संतुष्टि, कोई बात ऐसी कही गई है, कोई ऐसी चर्चा उन लोगों के साथ आप लोगों की बैठकर हुई है? सर, यही तो सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हमारे यहाँ पक्ष तो हमारी सुन ही नहीं रहा है और विपक्ष भी एकदम मरा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जितने दिनों से हम धरना दे रहे थे और हमारी जायज मांगे थी, हमारे साथ गलत हुआ था। हमारी दीदी 6 महीने से पानी की टंकी पर बैठी हुई थी। प्रियंका गांधी जी कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। फिर उन्होंने क्यों ये बात संज्ञान में नहीं ली कि एक वो भी बेटी है, उन्हीं के उत्तर प्रदेश की बेटी है, और वो इतने दिन से बैठी है। आना तो चाहिए था, देखना तो चाहिए था। रही बात पक्ष की, हमारे मुख्यमंत्री जी तक ऐसा नहीं है कि बातें नहीं पहुंचती हैं। अगर उनके अधिकारी और मंत्री गलत कर रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खामियां हैं, उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी हैं जो खुद बच्चों के पास जाते हैं और पता करते हैं कि क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 7 महीने से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन बच्चे यहाँ तक उनकी फ्लीट के सामने, जब इन्होंने 6800 सीटें दी OBC और SC को, तो जितने और बच्चे बचे हुए थे, इन्होंने जब हमें धर्म के जो है जाति के आधार पे बांटा, बहुत से बच्चों ने इनको जो है 25 दिसंबर को इकाना स्टेडियम के सामने जा करके उनकी फ्लीट के सामने कूद गए। फिर भी मुख्यमंत्री जी को नजर में नहीं आया कि बच्चों ने अपनी जो है जान की बाजी लगा दी मुझसे मिलने के लिए। तब तो उनको मिलना चाहिए था, उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मारुत कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये UP SSC के अभ्यर्थी हैं। मारुत, आपकी क्या समस्या है? क्योंकि चुनाव भी है और चुनाव के दौरान आपकी समस्या राजनीतिक दलों को सुनना बहुत जरूरी है। हमारे साथ 2 प्रमुख राजनीतिक दलों से, एक तो मौजूदा सत्ता दल है और एक मुख्य विपक्षी पार्टी के, दोनों ही पार्टियों के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अपनी समस्या इनके सामने रखिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में ये सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। सर देखिए, युवाओं की सबसे मुख्य समस्या है, उनके सामने है रोजगार, बेरोजगारी की स्थिति। बेरोजगारी वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय आपदा की तरह हो चुका है। मैं UP SSC की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख आयोग है, जिसकी जिम्मेवारी है कि विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी में के पदों की भर्तियां करें। आंकड़ा इसका आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखा कि 16,700 कुल 16,708 पदों के सापेक्ष अलग अलग जो भर्तियां हैं, जिनके अगर कुल पद जोड़ लिए जाए तो 16,708 पद होंगे। और ये भर्तियां कुल 24 भर्तियां थी, जो अभी तक इन 5 वर्षों में कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। इनमें सिर्फ और सिर्फ 4 भर्तियों में, 4 या 5 में नियुक्ति मिल पाई है, जबकि इसमें से 11 भर्तियां पिछली सरकार की थी। 2017 की एक थी, 2018 की 6 और 2019 की 6 थी। तो सवाल ये है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि आयोग इतना सुस्त और इतना लचर है। लगातार इसके बाद जो भी पीड़ित अभ्यर्थी रहे हैं विभिन्न भर्तियों में, वो लगातार इसके लिए उठाते रहे हैं। हम लगातार धरना प्रदर्शन में 16 से 17 बार मैं धरना प्रदर्शन UP SSC पे किया होगा, लेकिन इसको लेकर
कान में अधिकारियों की जू तक नहीं रेंगता है। इसको लेकर मैंने शिकायत भी जिस भी माध्यम से हो सका था मैंने शिकायत ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश किया। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं कि ये मुख्यमंत्री जी के इस पे यूपीटी+ पे ध्यान नहीं जाता और उपेक्षा रहता है। हम इस बार युवाओं का क्या मत है? युवा क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर विपक्षी किसी दल से संतुष्ट हैं? क्या विपक्षियों ने ही उनकी बात सुनी, ये कहा कि हम आपकी बात रखेंगे जब आगे अगर वो सत्ता में आते हैं तो? देखिए, कुछ विपक्ष से भी संतुष्ट नहीं रहा युवाओं का, क्योंकि हम लोग जब लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं तो कभी भी यूपीटी+ को लेके जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं तो ये लगातार कहते हैं, सदन में बात उठाते हैं कि जब भी भर्तियां निकलती थी तो पिछली सरकार झोला लेके पहले निकल जाती थी। ये भी कहते हैं कि जब भी हमने इतनी भर्तियां पूरी कर दी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता के साथ। लेकिन जो भी विपक्ष के नेता हैं, हमने शायद ही सुना कि विपक्ष के नेता सदन में इस बात को यूपीटी+ के जो भी आंकड़े हैं उनको अच्छे से रखे हों। तो इसको लेके थोड़ा सा असंतोष रहता है। इसके अलावा इस चीज़ को लेके लगातार मुद्दे को नहीं उठाया गया। ठीक है जी। ठीक है। योगेश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, एनएचएम के महामंत्री हैं कर्मचारी संघ के। योगेश, आप लोग की भी समस्या है क्योंकि कोविड के फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में आप लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि सबको बेहतर व्यवस्थाएं मिल सके, लेकिन आपकी भी कुछ समस्याएं हैं। क्या है वो समस्या? आज वो समस्या यहाँ पर रख दीजिए, शायद हो सके कि चुनावी मौसम है, विपक्षी सुन ले या सरकार सुन ले। जी नितिन जी, हम लोग जो ठीक है, बोलिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक मिशन है जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है, जिसकी 50% राशि भारत सरकार देती है, बची राशि प्रदेश सरकार देती है। इसमें इस समय लगभग 1 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि सारे के सारे संविदा पे हैं। और ये आज 2 दिन की मिशन नहीं है, 2005 से ये चल रहा है। तो कई सरकारों ने इसको देखा है और इसको कभी सुधार करने की आवश्यकता नहीं समझी। 2005 से लेके अब तक जो अल्प वेतन पे सबसे कार्य लिया जा रहा है, जैसा कोविड में आपने देखा होगा, बहुत जगह से सबने देखा, ताली थाली बजाई गई और उनकी समस्याओं को लेके किसी प्रकार की बात कभी नहीं की गई। अवकाश को लेके हुआ, कार्य लगातार कर रहे हैं लोग, बीमार पड़ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। साप्ताहिक अवकाश तो एक अपनी जगह छोटा मुद्दा तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से लोग मेहनत किए, कर्मचारियों ने किया, स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से महामारी को मात दिया 2 वेवों में, तीसरे में भी कार्य निरंतर जारी ही है, मगर कोई सरकार मैनिफेस्टो में भी नहीं, और मौजूदा सरकार हो या इससे पहले की भी जो भी सरकार हो, संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेके कभी कोई समाधान करना नहीं चाहिए। अच्छा, पहले की सरकारों ने भी कुछ नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, क्या इधर आपकी किसी से कोई बातचीत, कोई आप लोगों को कोई संतुष्टि ऐसी दी गई कि हाँ ठीक है चलो अगर हम सत्ता में आते हैं तो ऐसा कुछ कर देंगे, या विपक्षी की तरफ से या फिर मौजूदा सरकार की तरफ से? नहीं, किसी सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है किसी पार्टी की तरफ से, जबकि हम लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से समस्त पार्टियों को अवगत भी कराया कि हमारे मुद्दे ये हैं, जो एक जेन्युइन है कि कार्य अगर लिया जा रहा है, ठीक है, नियमित आप नहीं करते हैं कर्मचारियों को, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, कार्य ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा ले रहे हैं, नियमित कर्मचारियों से ज़्यादा संविदा कर्मचारी कार्य करते हैं या आउटसोर्सिंग वाले, वो बेहतर सबको पता है किस तरीके से लिया जाता है, लेकिन आप वेतन भी समान नहीं देना चाहते हैं। इस पर भी कभी डिबेट करना या विचार करने की आवश्यकता कोई पार्टी नहीं समझी। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। अब हम चलेंगे हमारे जो राजनीतिक साथी इस डिबेट में जुड़े हुए नेता प्रवक्ता केसी जैन साहब और प्रदीप चौधरी जी। जैन साहब, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा, सत्ता दल में आप लोग, क्योंकि चुनाव का मौसम है, चुनावी बयार चल रही है और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर लगातार चर्चा विचार विमर्श हो रहा है। आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने बेहतर काम किया अपने 4.5-5 साल में, और अगर हम फिर से सत्ता में आते हैं तो और बेहतर किया जाएगा। लेकिन युवाओं की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मैंने कोशिश की कि आपको रूबरू कराया जाए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नेता हैं पार्टी से, बीजेपी से, मौजूदा सत्ता दल से 4.5-5 साल का कार्यकाल आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिताया है। अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आप आ रहे हैं तो इन अभ्यर्थियों को क्या संतुष्टि देना चाहिए? हमारे 3 वर्गों के अभ्यर्थियों से आपने बात की जी, और सबकी पीड़ा जानते थे।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि ये लोग कोई हवाई बातें कर रहे हैं या इनकी पीड़ा नाजायज है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते। देखिए, जो 69,000 पहले भर्तियां हुई, पहले मैं अपनी जो बहन ने हमारी जो प्रश्न रखा है आपको उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। और उसमें कुछ प्रश्न रखा गया इंटर हाई स्कूल की का, और साथ ही साथ जो एग्जाम था, बाकी 90% 80% एग्जाम का रखा गया, और काउंसलिंग के द्वारा सीटों पे भर्तियां कर ली गई। लेकिन हमारे कुछ भाई बहन उससे जो थी उनका ये कहना था कि हम एग्जाम में तो अच्छे नंबर लेकर के आए, लेकिन उसमें चूंकि हाई स्कूल में हमारे मार्क्स कम थे, इसमें लोग नहीं होता है। देखिए, सारे की एक कोई भर्ती होती है, उसके एक मानक से पहले से तय होते हैं, उन मानकों के अनुरूप ही भर्तियां होती हैं। अगर 69,000 भर्तियों में से 60,000 भर्तियां उसमें से उस मानक के अनुरूप हुई हैं, बाकी जो आप लोग 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, अगर उस पे एक अलग मानक तय किया जाएगा तो वो आप लोग भर्तियां 100% हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ गए। इसलिए सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया कि जो सीटें बची हैं इनको आगे निकलने वाली भर्तियां उसमें समाप्त इन अवसर दिया जाएगा कि काउंसलिंग में भाग लेने का। उसके बाद ये आपने जो हमारे अभी जो मेडिकल से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं जी, NHM से जुड़े साथी का जो आपने प्रश्न लिया, तो देखिए, संविदा पे भी जितने भी कंडीशंस होती है आपकी पहले से होती हैं, लेकिन फिर भी आपको 11 महीने की संविदा पे रखा जाता है। उसके बाद में आपको अनुमति लगातार आपको बढ़ाया जाता है संविदा पे। इसीलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि आपके पास कार्य अनुभव हो जाता है, और आपको अवसर देने के लिए ही उसमें आप लोगों को दोबारा अवसर दिया जाता है। इस तरीके से पता चलता है आपको 5 साल से 7 साल से 10 साल से उस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रही बात यह कि कोविड काल में आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों से काम किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आउटसोर्सिंग से लोग आए हैं या संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो परमानेंट से काम बिल्कुल नहीं करते। आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को धन्यवाद दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को धन्यवाद दिया, पूरे स्टाफ को दिया, तक कि अगर स्टाफ में हमारे सफाई कर्मी है, कर्मचारी है, देखिए एक एक यूनिट एक एक इकाई महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं किया सरकार ने। और जो देखिए, सारी चीजें एक कार्यकाल में समाप्त नहीं जा सकती, क्योंकि लंबे समय से बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उनमें से बहुत सारी समस्याओं का निराकरण किया गया। आप देखिए, हर एक जिला स्तर पर अगर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है, उसमें 2 4 5 कर्मचारी सकता है उसके संचालन के लिए, देखने के लिए, तो ये भर्तियां भी निकलेंगी। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कई ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, तो अगर ये चीजें होंगी तो बिल्कुल उसमें जो नौकरियां हैं वो जनरेट होंगी, जो पोस्टें वो जनरेट होंगी, और लोगों को रखा जाएगा और युवाओं को उसमें अवसर मिलेगा। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोडक्ट हो या जो है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो या डायरेक्ट 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां ली। पिछली सरकार मात्र 2,40,000 नौकरियां निकली, जो कि सरकार का खुद कहना था कि 2,40,000 सरकारी डाटा है, ये कोई हमारा या भाजपा या सपा का डाटा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियां दी जो परमानेंट वाली थी, बाकी संविदा पे या अन्य जो जॉब्स दी गई उसकी संख्या तो 1 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश में ही जो आउटसोर्सिंग से की गई या जो है संविदा पे रखी गई या लोगों को जो वर्ल्ड बैंक से सहायता दी गई उसके माध्यम से या मनरेगा के माध्यम से जो लोगों को रोजगार दिए गए, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन हमने 4,80,000 लोगों को डायरेक्ट नौकरियां दी है, परमानेंट नौकरियां दी हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे सिपाहियों की भर्तियां हो, उसमें इस तरीके से हर विभाग में हमने नौकरियां दी। देखिए नितिन जी, एक समस्या है, युवा हमारा बहुत तेजी से पढ़ लिख करके बड़ा वर्ग एक युवा का निकल रहा है। और बहन ने जो सवाल उठाया कि एज निकल रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है, और इस पे भी सरकार विचार कर रही है कि जब हमारी अगली सरकार बनेगी तो उनको अगले 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट और ज्वाइन करने के लिए भी विचार बन रहा है कि इनमें उम्र में इनको छूट दी जाए,
जिससे कि हमारी जो बहन भाई हैं इनको एक बार अवसर मिले, और जिनकी जो वास्तव में नौकरी पाने के योग्य है कुछ कारण से रह गए हैं और 1-2 साल की एज निकल जा रही है, इनको अवसर मिले। ठीक है जैन साहब, मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप भाई, आप लोगों से भी शिकायत है इनको कि आप लोगों ने भी किसी तरह से इनकी बात नहीं सुनी है। नौजवान साथी हैं, इस दौर से हम और आप भी गुजरे हैं। जब कोई भी नौजवान एजुकेशन के बाद में नौकरी का फॉर्म भरता है तो लगातार फॉर्म भरता जाता है, तो परिवार से पैसे मांगता है, किराए भाड़े के पैसे मांगता है। जिस तरीके के हालात मैं मानता हूँ कि आज हम सरकार में नहीं है और शिकायत भी आज हम तो कुछ करने लायक ही नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों के पास हक होता है, हुकूमत होती है, सत्ता की चाबी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है लगातार आप तो लखनऊ में राजधानी में बैठे, आपका चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, लगातार लाठियां खाने का काम नौजवान ने किया है, लगातार जेल जाने का काम नौजवान ने किया है। कल इलाहाबाद का ही आप ले लीजिए, रेलवे भर्ती जो भर्ती हो रही थी, इस तरीके से हॉस्टल से लोगों को बंदूक के पटों से पीट कर निकाला है। क्या यही हमारा शासन है कि हम देश की जो नींव है, देश का भविष्य नौजवान है, उसके साथ हम अपराधियों जैसा प्रवर्तन करेंगे? विधानसभा के सामने से 69 शिक्षा भर्ती वाले हों, पीटी का पेपर लीक हो जाता है, यूपीएससी के हालात आपको खुद पता ही है क्या हालत है आज यूपीएससी में। नहीं, जैन साहब अभी कह रहे थे प्रदीप भाई कि हम स्थितियों को बेहतर कर देंगे उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार सरकार में आ रहे हैं हम। 5 वर्ष जनता ने आपको दे दिए, 5 वर्ष में आप जब कुछ नहीं कर पाए, जो भर्ती आप कराते वो लीक हो जाती है। ऐसे समझिए कोई आपका भर्ती आयोग ना आपको लीक आयोग हो गया हो, कोई भी भर्ती आपकी सीधी कोर्ट जाती है क्योंकि आप खुद बेचते हैं, खुद लीक कराते हैं, क्योंकि आप नौजवान को रोजगार देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप नौजवान को परमानेंट तमाम शिक्षा संस्थाएं आपने खत्म कर दी, तमाम आप प्राइवेटाइजेशन आप करते जा रहे हैं, आप सरकारी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, कई विभाग आपने समाप्त कर दिए। आप अगली बार कोई मौका देगा आपको? ये नौजवान जो लाठी खाया आपको, ये महिलाएं ये मौका देंगी, ये तमाम नौजवान आत्महत्या कर दिए मौका देंगे? कल रेलवे की भर्ती इलाहाबाद में जो हॉस्टल से निकाल के पीटिए तुमको मौका देंगे? जो माँ बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ तुमको मौका देंगे? गलत फहमी में जैन साहब ये 2 अंक में आप समझ जाओगे। आने वाले 10 मार्च को यही नौजवान आपको लाठी का जवाब देगा। यही जो अभ्यर्थी है, तमाम अभ्यर्थी हैं, चाहे सीईटी वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आशा बहु हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, आशा बहुओं का अब तक आप 3-3 साल से मानदेय लेते हैं और उनको आप कोरोना में वर्कर्स के नाम पे काम करा रहे हैं। ये जनता भूलने वाली नहीं है। जिस तरीके से आपको बहुमत दिया, लोगों ने बड़ी उम्मीद थी आपसे लोगों को, और वो बहुमत दिया जो कभी किसी को मैंडेट नहीं मिलता था, लेकिन आपने इस नौजवान को, युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को जो आपने अत्याचार किया, ये नौजवान देश का भविष्य होता है। लाठी खाने के लिए आप क्या करेंगे अगर आते हैं तो 10 मार्च को? हम करेंगे, सबसे पहले सभी भर्तियों को नियमित करेंगे और 22 लाख नौकरी आईटी सेक्टर में हम देने का काम करेंगे पहली कलम से, और तमाम नौजवानों को लैपटॉप। जैन साहब कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में उतनी भर्तियां नहीं, उससे ज्यादा हमने कर दी। आप हमारे कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई, जैन साहब को शायद आंकड़े नहीं पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ का फूल है, आंकड़ों पर बात नहीं करती है। और नितिन जी सुनिए, चुनाव का मुद्दा होता है, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, नौकरी पे, लैपटॉप बांटने पे, कन्या विद्याधन पे, मुफ्त बिजली देने के लिए, और ये चुनाव लड़ते हैं हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे, मथुरा काशी पे। अंतर साफ है। हम लोग प्रदेश की बात करते हैं, ये विभाजन की तोड़ने की बात करते हैं, ये भाई को भाई को लड़ाने के काम करते हैं। ये आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके गृह मंत्री गली गली पर्चे बांट रहे हैं दिल्ली की तरफ से। आज इनको जात याद आ रहे हैं। उस दिन जात याद नहीं आया जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी का अपमान किया, उस दिन जात याद नहीं आया जिस दिन हरिद्वार में घाट का नाम चेंज किया, चौधरी साहब की कोठी खाली कराई, उस दिन जात याद नहीं आया। बहुत तारीफ की है जयंत चौधरी की, गृह मंत्री जी, तो जयंत चौधरी पर लाठियां बरसवादी हाथों में। ठीक है प्रदीप भाई, अब हम कोई पश्चिम में या नौजवान कोई जाति में नहीं बटेगा, धर्म में नहीं बटेगा। और पश्चिम में कोई भी जाति के व्यक्ति हो, किसान के नाम पर जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ वोट करेगा और इनको 10 मार्च को प्रदेश से भगाने का काम करेगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। प्रियंका जी, अभी किसी जैन साहब ने जात याद आ रहा है, जैन साहब लगातार जातों को बुला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ प्रदीप भाई, एक मिनट। कल इन्होंने तथाकथित किसान बुलाए थे और गृह मंत्री को हल भेज दिया था, जिन किसानों को यही नहीं पता। चलिए, मैं किसान पे किसी और दिन बात कर लूंगा। सीधा किधर से होता है,
उल्टा करके हल भेंट कर दिया। इसी से प्रतीत होता है कि आपके साथ किसान नहीं है, आप तथाकथित बनावटी किसानों को बुला करके अपनी खींच उतारना चाहते हैं, लोगों में किसानों के नाम पे फर्जी मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है प्रदीप भाई, किसानों ने मन बना लिया, आने वाले 10 दिन से खदेड़ा होगा आपका। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। और वही पश्चिम आपको हरिशन का ताला अलीगढ़ वाला आपकी सत्ता की गद्दी पर लगाने। ठीक है प्रदीप भाई, मैं आता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ फिर से। हाँ प्रियंका जी, सबसे पहले मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुना सत्ता की बात भी और विपक्ष की बात भी। जैन साहब कह रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे तो भर्तियों में जो एज है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि एक रास्ता निकालने की ज़रूर कोशिश की 69,000 भर्ती को लेकर के। आप उनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? इसलिए संतुष्ट नहीं है, ऐसा जो है यूपी का कोई भी विधायक, मंत्री, डीएम कोई नहीं बचा जहाँ हमारे भाई बहन ज्ञापन लेकर ना गए हो और इनसे रिक्वेस्ट ना करी हो कि सर हमारे मुद्दे को भी उठाइए और देखिए कैसे कुछ हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 जो पद थे शिक्षा मित्रों के समायोजन को जो रद्द किया गया था वो 2 क्रमागत भर्तियों में भरने थे। तो पहली भर्ती थी 68,500 की, उसमें सिर्फ 40,000 या 42,000 बच्चे पास हुए थे, उसमें लगभग 26,000 सीटें खाली रह गई। उसके बाद इन्होंने दूसरी वैकेंसी निकाली 69,000 की। 69,000 में जो है काफी उसमें जो है जितनी सीटें थी उसके जस्ट डबल बच्चे, लगभग 1,46,000 बच्चे पास हो गए। और फिर इन्होंने इसमें क्या किया, जो 69,000 की भर्ती थी इसमें जब रिजल्ट आने वाला था तब इन्होंने कह रहे हैं ना कि हम बीच में नियम कैसे बदल दें। तो आप सुनिए सर जो है केसी जैन जी कि इन्होंने नियम कितनी बार बदला। इन्होंने 3 जो है पहले तो नियम बदला, पहले कट ऑफ नहीं लगाई थी, जब इन्होंने पेपर करा लिया तब 60-65 कट ऑफ लगाई, उसमें शिक्षा मित्र कोर्ट चले गए। वहां पर इन लोगों ने कहा कि हम योग्यता को महत्व देंगे। कोर्ट ने भी कहा ठीक है, अगर आप योग्यता को महत्व दे रहे हैं तो ठीक है, आप 60-65 लगा सकते हैं। वहां जब 60-65 लगा, उसके बाद जब रिजल्ट आया मई में तो इन्होंने जो है इनके अधिकारी और मंत्री ने जो भी मिली भगत इनकी रही हो, इन्होंने 3 नंबर कॉमन उठा करके दे दिए। किस बेस पे दे दिए, यही मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 3 नंबर किसको पास करने के लिए दिया गया? नहीं, ये वो टेक्निकल चीज नहीं बता पाएंगे, ये वो बता पाएंगे कि आप लोग आगे क्या चाहते हैं। सर लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ वो तो आपको पता होना चाहिए ना। टेक्निकल चीजें क्यों नहीं पता होंगी? हम अपना ज्ञापन दे करके आए हैं आपके पास। पिछले जो है 2 साल से 2.5 साल से लगभग ये वैकेंसी जो है फंसी रही। उसके बाद आपने जो है नियुक्ति करना, काउंसलिंग करानी शुरू करी। तो उसमें यही मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके जो है मंत्री जी से और अधिकारियों से कि आपने जो है बीच में नियम क्यों बदले? 3 नंबर कॉमन किस बेस पे दे दिए? किसी बच्चे ने आपत्ति की थी? नहीं की थी, आपने स्वयं चेंज कर दिया। जब गलत क्वेश्चन पे हम मांग कर रहे हैं उस पे आप दे नहीं रहे हैं, जो सही क्वेश्चंस हैं उस पे आप कॉमन नंबर दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने संशोधन कहा था हम मान्य नहीं करेंगे, आपने संशोधन क्यों मान्य किया? और बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। और ये भी होता है कि एक वैकेंसी की जो है वो होती है, सीटें होती हैं, अगर उसमें खाली रह जाती हैं तो आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी में वो कैरी फॉरवर्ड होती है, ना कि इसको छोड़ करके जैसे 68,500 की 69,000 में जुड़नी चाहिए थी। जैसे सर कह रहे हैं कि हम आगे जो है जो भर्तियां निकालेंगे उसमें करेंगे, आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जब इसमें बच्चे हैं और ये 1,37,000 का पूरा मामला था। तो आपको इसी में जोड़ना चाहिए था, ना कि उसमें जोड़ना चाहिए था। मारुत क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, भाजपा के बड़े भाई केसी जैन जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए 5 वर्षों में मैंने अपनी पीड़ा को हर जगह रखा, जो भी उचित प्लेटफॉर्म था, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय जाके रखना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास पे जाके निजी सचिव से मिलकर रखना हो, मैंने रखा। पूरे 5 वर्षों में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं किसी एक भर्ती की बात नहीं करूंगा। अगर भर्ती की बात करूं तो मैं कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती में हूं, अन्य भी भर्तियों में हूं। कनिष्ठ सहायक 2016 की भर्ती बात करूं तो ये दिसंबर 2016 में आई थी। 3 चरणों में ये भर्ती पूरा होना था, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट व साक्षात्कार। और अभी तक हाल ये है कि पूरे 5 वर्ष बीत गए और 2016 में आया था, पूरे 5 वर्ष से ऊपर हो गए और अभी तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आया। अब सोचिए कि अंतिम परिणाम कब आएगा और नियुक्ति कब आएगा। हम लगातार इस मामले को उठाते रहे। हमने किससे नहीं कहा, हमने कृषि मंत्री जी से कई बार मिलकर कहा, जो कि हमारे विधानसभा से आते हैं। हमने श्रम मंत्री जी से कहा, खैर वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। इसके बाद से हमने मुख्यमंत्री कार्यालय जाके मैंने पत्र अवगत कराया मीडिया सलाहकार जी से। उसके बाद से मैं जाके मुख्यमंत्री आवास पे निजी सचिव जी को दिया। देखिए एक चीज, मैं यूपी ट्रिपल को लेकर बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको डाटा दूंगा। यूपी ट्रिपल से कुल जुड़ा हुआ 20 से 21 लाख युवा प्रभावित होता है।
इसको लेकर हम लोग लगातार अपनी पीड़ा रखते रहे, लगातार उठाते रह गए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। मैं बड़े भाई केसी जैन जी से कहना चाहूंगा कि मैं अगर सच बताऊं तो जितने इस 5 वर्षों में यूपीडब्ल्यूएससी पर प्रदर्शन हुए हैं उसमें 90% युवा भाजपा का समर्थक रहा है। अच्छा। और मैं खुद बताऊं कि मैंने सबसे ज्यादा आशान्वित था, क्योंकि पिछले सरकार के, स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से मैं पीड़ित था। ग्राम पंचायत अधिकारी मेरे 77 नंबर आने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, कोर्ट में मामला भी चला, और ये भ्रष्टाचार का मामला वर्तमान सरकार भी उठाती रही और कहती रही कि ऐसा था वैसा था, हम आएंगे तो भर्तियां लाएंगे, लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी में हाल सुधरा नहीं। भ्रष्टाचार से तो मुक्त हुआ, लेकिन लेट लतीफी से मारा गया। तो पिछली सरकारों में हम लोग भ्रष्टाचार से मारे गए, इस सरकार में हम लोग लेट लतीफी से मारे गए। सबसे ज्यादा युवा आशान्वित था, लेकिन उस आशा को एकदम निराशा में बदल गया। हम लोग लगातार एक चीज मैं कहना चाहूंगा बड़े भाई से, केसी जैन जी से, सबसे बड़ी सरकार की समस्या यह है कि इसमें अच्छा भोपू तो आप बन सकते हैं बतौर युवा, लेकिन आप रिसीविंग नहीं बन सकते। जैसे कहते हैं कि फोन में एक होता है रिसीवर, एक होता है माइक, आप सुनना भी चाहिए। तो ये सरकार युवाओं को सुनने का काम नहीं करती है। मुख्यमंत्री ये इनकी जो है अधिकारी ही ले डूबेंगे। हम जब भी अधिकारियों से लगातार बात करते रहे, जब भी धरना प्रदर्शन करते रहे, हर बार मुझे धमकी दी गई है और हर बार मैंने धमकी को लिया। हमने कहा ठीक है आप कर दीजिए, हर बार ये धमकी दिया गया तुम्हारा कैरियर खराब कर दिया जाएगा, ये धमकी दिया गया और लगातार ये बात मैं पहुंचाता रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव से तक पहुंचाया है, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर मैंने बात रखी है। मैं तमाम बीजेपी के बड़े मैं तमाम बीजेपी के नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रवक्ताओं से मैंने बात रखी, लेकिन एक बार भी क्या अधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुई? 3 साल से एक सचिव बैठे हुए हैं, 3 साल से उन्होंने लगातार सुस्ती रही, बात उठाता रहा, अभ्यर्थियों को धमकी देते रहे, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? देखिए अब पीड़ा रखने का समय चला गया। जो भी सरकार बनेगी, ठीक है, उसमें हम अपनी पीड़ा रखेंगे, उसमें हम अपनी बात रखेंगे और बात उठाएंगे, उसी का इंतजार है। देखिए अब तो बिल्कुल हमने कोशिश किया अंतिम तक, अब बिल्कुल निराशा है। अब जो भी सरकार बनेगी उसके सामने हम अपनी बात रखेंगे और अपनी आवाज को हम लगातार उठाते रहेंगे। योगेश, केसी जैन साहब, सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। प्रियंका जी जल्दी से। इनके अधिकारियों, बेसिक शिक्षा के अधिकारी जो थे, अपर सचिव जो हैं इनके, और जो 2-4 अधिकारी इनके हैं मेन, उनके पास हम गए तो वो कहते हैं कि आपकी औकात है कि आप नौकरी ले लो, क्या आप सरकार के दामाद हो? ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप बताइए ऐसी सरकार को हम क्यों लाएंगे जिसमें जो है इनके अधिकारी इतनी बड़ी मनमानी करें? ठीक, कितनी लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों को कितना पीटा गया। अभी हम जो है 1 जनवरी को हमारी निधि बहन है एक, वो गई थी दिनेश शर्मा जी के घर पे, उनको घसीट के वहां से हटाया गया है। तो ये हम भूलेंगे नहीं। हम युवा हैं और बेरोजगार हैं, हमारी एक ही जाति है। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज हमें जातियों के नाम पर मत बांटिए। हमारी एक ही जात है, बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगारी है तो हमें जो है कृपया करके रोजगार दीजिए, ना कि हमारा फायदा उठाइए। ठीक है। योगेश, आपको लेकर भी केसी जैन साहब ने एक बात कही है, आप उस बात से कितना संतुष्ट हैं? कि आपको लगता है कि जैन साहब जो बात कह रहे हैं वो सही है? केसी जैन साहब ने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, तो बात यही हो जाती है कि अगर उच्च अधिकारी हमें कोई निर्देश देते हैं, हम कर्मचारी हैं, और हम कहते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा पॉलिसी हमें दिया है, इस पे काम होना चाहिए, उसके बाद हम जाके कोविड टेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर कैसे जांच होगी? ये तो तारीफ वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा समय लगता है हर चीज में, कोई भी कार्यक्रम करने में 5 साल इनके लिए कम था, लेकिन सरकार ने घोषणा की थी 50 लाख रुपए दी जाएंगे जो कर्मचारी हमारे इसमें कार्य करते हुए मृत्यु हो जाएंगे, जान खो देंगे। जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए कर्मचारियों ने, सबने काम किया, क्योंकि सबको मौका था घर में बैठने का, लेकिन ये लगा कि ये मौका है, महामारी हमेशा नहीं आती है, और हम रहे ना रहे, समाज के लिए एक बार काम करना चाहिए, आवश्यक भी है। समय समय पे हम लोगों ने भी कर्मचारियों को मोटिवेट किया। उसमें जो कर्मचारी आज नहीं है हमारे साथ, उसके परिवार वाले, एक चिकित्सक है और एक लैब टेक्नीशियन है, ऐसी स्थिति उनके परिवार वाले बर्तन धुलते हैं जाके, अच्छा, घर के बगल में। उनका फोन आता है, इस बारे में भरी मीटिंग में भी बात उठाई गई, तो कहा गया आला अधिकारियों द्वारा कहा कि हमें सूची प्रोवाइड कराइए। वो सूची जो आप करीब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 50 से 60 लोग मर चुके हैं, उसकी सूची सरकार के पास नहीं है, वो सूची कर्मचारी संगठन देगा। इस तरीके की बात होती है। तीसरी बात कहते हैं कि समय से करेंगे, सब विचार में है। तो हमारे ही मांगों में एक था कि अच्छा अभी अब तत्काल में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ राशियां जो घोषणा हुई थी भारत सरकार द्वारा, उसको दिया जाए। तो इसमें क्या किया गया कि जैसा बहन जी ने कहा कि
जातियों के आधार पर बांट दिया जाता है, उसी तरीके से कर्मचारियों को वर्गों के आधार पर बांट दिया गया। एक वर्ग विशेष को जो अच्छा कदम था, एएनएम बहनों को मात्र 10,000 रुपए, जिससे कुछ नहीं होता है, प्रोत्साहन राशि के नाम पे घोषणा कर दिया गया, वो भी लाभ अभी नहीं दिया गया। उसी तरीके से आशा बहनों को मांग क्रम में कुछ एक नॉमिनल 500-700 रुपए का एक वृद्धि दिया गया। अन्य संवर्ग जो है, चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल्स हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, इनके बारे में कोई घोषणा नहीं। तो ये अगर एक संवर्ग के लिए किया जा सकता है, एक कैडर के लिए किया, तो सबके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, तारीफ से पेट भरता है, तो हम लोग भी तारीफ करेंगे, सरकार बहुत अच्छी है। उसके बाद काम, वोट तो अपनी जगह है, काम ही नहीं करें उसके बाद कहेंगे कि उसके बाद तो हंटर चलेगा। ठीक है। जैन साहब जी, देखिए हमने आपसे पहले ही कहा कि जो भी भाई बहन हमारे पीड़ित हैं वो अपनी पीड़ा रखेंगे, और जाहिर सी बात है कि अगर देखिए चुनाव के समय पे इस मुद्दे को मेरा ले आने का मकसद सिर्फ इतना है कि सबकी समस्याएं एक प्लेटफॉर्म पर आए। बिल्कुल देखिए ऋतिक जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आज जहाँ पर जो मीटिंगें हुई, जो लिस्टें जारी हो रही हैं, सारे की सारे चैनल उस पर चर्चा कर रहे हैं, किस जात को कहाँ से टिकट मिला, कौन सा जात कहाँ से लड़ेगा, इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, किस पार्टी का किससे गठबंधन हो रहा है, इस पे लोग डिबेट कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे इन भाई बहनों को भी मिला है, और ये एक अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत को कहा जाता है, तो उसकी आप बखूबी उस भूमिका को आप निभा रहे हैं। इसके लिए मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। भले सरकार पे सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अगर हमारे भाई बहनों की पीड़ा है वो तो उभर के सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन मैं नितिन जी आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, अगर 100 लोग प्यासे हैं और 100 लोगों में से अगर हम 90 लोगों को पानी की व्यवस्था कर पाते और 10 को नहीं कर पाते, तो 10 लोगों सामने उभर के जरूर आएंगे कि हम 10 लोग प्यासे रह गए। अब लेकिन 90 लोगों की हमने प्यास भी बुझाई है। हमारा प्यास रहा है कि हम 100 के 100 लोगों की प्यास बुझाएं, लेकिन हमने 90 लोगों की प्यास जरूर बुझाई उसमें से 100 में से। लेकिन हमारे 10 लोग जो बाकी रह गए हैं, उनको उनकी भी व्यवस्था अगले चरण में करेंगे कि उनकी भी समस्या का निराकरण हो। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे डाटा आप नहीं रख रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आप डाटा रख दीजिए, कि सरकार का ये डाटा था, पिछली बार की समाजवादी पार्टी सरकार का डाटा था, माननीय अखिलेश यादव जी का डाटा था कि 2,40,000 नौकरियां उन्होंने दी। आप कह रहे नहीं हमने इससे ज्यादा नौकरियां दी, किन किन क्षेत्रों में किस किस वर्ग में आपने कितनी कितनी नौकरियां दी। हमें लगता है आपने गूगल सर्च इतनी देर में कर लिया होगा, इतनी देर बाद ही आप डाटा वो रख दीजिए। दूसरी बात ये है कि बहन जी हमारी जो कह रही है कि देखिए हमको नहीं सुना गया, आपने संशोधन किया, आपने 3 नंबर क्यों दे दिए। देखिए आईएएस के भी एग्जाम में अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन लगता है तो उनको जर्नलाइज कर दिया जाता है। उन 3 क्वेश्चंस को जर्नलाइज कर दिया गया, उसमें किसी को हानि नहीं हुई। वो समझ लीजिए, मान के चलिए वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम हो गए, सबके लिए कम हो गए ना, किसी विशेष के लिए तो उसमें नहीं कम हुए, ज्यादा हुए, जब उसको जर्नलाइज कर दिया गया। सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए मैं ना तो उसमें कोई पार्टी हूँ, ना मैं कोई आवेदक हूँ, ना मैं उसका कोई निस्तारण करता हूँ, लेकिन मैं इस विषय पे सैकड़ों बार सैकड़ों चैनलों पे मैं डिबेट पे लगातार बैठा हूँ। कम से कम 20-25 चैनलों पे मैंने आप लोगों की समस्या को उठाया भी, चर्चा भी की, और आप लोगों के तमाम सारे साथी हमसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, और इस समस्या को हमने उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके साथ में हूँ, और मैं विश्वविद्यालय में राजनीति करके बाहर आया हूँ। हमने सबसे पहले छात्र राजनीति की, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ पीड़ा छात्रों की, नौजवानों की, और जब नौकरी नहीं मिलती है तो। और रही बात ये कि हमारे साथ में अभी जो चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले भाई वो कह रहे हैं कि हमारे साथियों ने जान गंवा दी, उनको कुछ मिला नहीं। मैं बताऊं, मेरी पीड़ा सुनेंगे आप। हमने कई साथियों को खो दिया। हमारे बाराबंकी जिले के जिला कारवा जी लोगों को भोजन कराते कराते उनकी जान चली गई, उनके घर वालों को कई रुपया मिल गया। तो ये सेवा के क्षेत्र में आएंगे तो त्याग के साथ आना पड़ेगा। और एक नहीं, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरी बात बोलना ये एक्सक्यूज नहीं होता है। भोजन कराते कराते, लोगों को भोजन की व्यवस्था कराते कराते कोविड से संक्रमित होकर के वो विधायक मंत्री सांसद नहीं थे, हमारे साथ के बहुत सारे साथियों ने लोगों की सेवा करते। बात तो वही हो गई, आप कहेंगे कि पिछले साल सरकारों ने क्या किया इसलिए हम क्या करेंगे, आप क्या किए वो नहीं बताएंगे, दूसरी चीज उल्टी दूसरी बात उठाते हैं।
तो देखिए अपना कुछ भी बताएंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, लोकतंत्र की। कितनी है एक पत्रकार ने नमक से रोटी खाते हुए दिखा दिया, उस बेचारे को जेल भेज दिया। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, जरा शांत रहिए थोड़ी देर प्लीज। और 3 बार वो जिले जिले जाकर के लोगों से मिले, हमारे कई मंत्री कई विधायक चले गए। केसी जैन साहब सुनिए, बात बहुत स्पष्ट बताऊं मैं आपको, कोई भीख नहीं मांग रहा है, उसका हक था, घोषणा किया था आपने सरकार पार्टियों ने, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था। बात पहले सुनिए, जो आप बता रहे हैं वो आप वोट बैंक के लिए गए थे, यहाँ कर्मचारी अपने कर्तव्य के लिए काम कर रहा था और घोषणा आपके पार्टी के नेताओं ने किया था, इसलिए उसकी पे बात हो रही है। घोषणा करने के बाद उस पर काम ना करना, उस बारे में बात हो रही है। मत बोले होते, नहीं मांगा जाता, क्यों घोषणा कर दिए थे आप? नहीं देखिए इस तरीके से बात नहीं होगी। आप कहें कि हमारे आगे मर गए, ये क्या? आप अपने वोट के लिए गए थे मांगने, कर्मचारी उस वोट के लिए नहीं करता है, कर्मचारी अपने कर्तव्य के लिए किया था, वो चाहता नौकरी छोड़े। ठीक है प्लीज बोलने दीजिए, जैन साहब को बोलने दीजिए। जितने संघ के लोग थे ये वोट मांग रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे क्या? बिल्कुल इसीलिए आप 5 साल तक 5 साल में घर घर जाके बता सके हम आए थे आपके पास, इसलिए आप जाते हैं और कोई कर्तव्य आपका नहीं है। भोजन वितरण किया किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। किसानों के लिए क्या? किसानों पे मैं तो बोलना ही नहीं चाहूंगा, मेरा विषय ही नहीं है, नहीं तो वो भी बता सकता था, उससे भी अगर उसके उपलक्ष्य में मैं होता, उसके बिहार पे होता तो उसको भी बताता मैं। किसान का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने में किसानों को जिम्मेदारी आप गाड़ियों से ठीक है प्लीज जैन साहब, प्रदीप भाई प्लीज। 700 किसान आपकी वजह से मर गए और जिम्मेदारी आपके मंत्री। ठीक है प्लीज जैन साहब, ठीक है, थैंक यू जैन साहब। आप किसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है प्रदीप भाई, हाँ प्रदीप भाई आप बताइए क्या कह रहे हैं आप बार बार हंस क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा किस बात को लेकर बात कर रहा हूँ। जैन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और पत्रकारों को आजादी है। अरे उस पत्रकार का क्या दोष है? सच्चाई तो दिखाई थी उसने नमक से रोटी खाते हुए। आप लोगों ने जेल भेज दिया। आप क्या लोकतंत्र है? आप सम्मान करेंगे पत्रकार का? आपने सबसे ज्यादा अगर पत्रकार का बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हुआ है। जैन साहब बोलने दीजिए, जैन साहब बोलने दीजिए जैन साहब। और रही बात, मैं बहन प्रियंका जी से सहमत हूँ। इन लोगों अभी ये कह रहे हैं कि 10% लोग हो गए, पूरा नौजवान प्रदेश की सड़कों पर है। टीको गार्डन में और आप दिया है। अरे सरकार होती है, बहन प्रियंका के भाई को पता है, माँ को पता है कितना कष्ट होता पढ़ाने में, जिनके औलाद नहीं वो क्या जाने। और रही बात सुनिए, मुझे भी बोलना आता है। कोर्ट में जाकर पहले सुनना सीखिए, नियुक्ति है, पहले सुनना सीखिए। मेरा नंबर है, लंबी बातें कर रहे हैं केवल। मैं कह रहा हूँ मुझे मेरी बालियों में आपकी बारी में नहीं बोला। सुनना सीखिए। हमने 4 लाख नौकरियां दी। नितिन जी बंद करिए इनको। जैन साहब प्लीज, जैन साहब सुन लीजिए प्रदीप भाई क्या कह रहे हैं। नाराजगी इनसे भी है जैन साहब, जितना नाराज अभ्यर्थी आपसे उतना नाराज सपा से भी है, तो प्रदीप जी को भी सुन लीजिए। जैन साहब प्लीज, जैन साहब मैं आऊंगा आपके पास, अभी आता हूं आपके पास, प्रदीप जी को बोल लेने दीजिए। हाँ प्रदीप भाई। नितिन भाई, अभी इन्होंने कहा, हमारी बहन ने कहा अधिकारी धमकाते। जब इनका जब इनके मुख्यमंत्री रेडियो में धमका के ये कहते हैं कि बहना नीति करिए, नहीं हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाएंगे, तो अधिकारी के हाथ उतारेंगे। जैसा मुखिया होता है तो मुखिया की भाषा होती है, कोई उसके अधिकारी सबोर्डिनेट की भाषा होती है। मुख्यमंत्री ठोको नीति की बात करते हैं, नौजवानों पर लाठियों की बात करते हैं। आप इनसे न्याय को उम्मीद करोगे। और मैं तो बहन प्रियंका से कहना चाहूंगा, डिबेट अंत की तरफ है, थोड़ा समय अपनी बात रखना चाहूंगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट। को खदेड़ने का काम करें, ये नौजवानों को ठीक है प्लीज, ठीक है हो गया आप लोगों का, ठीक है हो गया आप लोगों का भाई। किसान पे बात नहीं कर रहा था, थोड़ी सी सुन लीजिए। ठीक है प्रदीप भाई, जैन साहब प्लीज, ठीक है थैंक यू, आ रहा हूँ मैं आप लोग के पास, ठीक है झगड़ा करने के बजाय ठीक है प्लीज, ये तो पूरे 5 वर्ष। प्रदीप भाई प्लीज मैं आ रहा हूँ, डिबेट अंत की तरफ है, थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है प्लीज, आप लोग का धन्यवाद, शांत रहिए थोड़ी देर, मैं भी आ रहा हूँ आप लोग के पास। प्रदीप भाई, जैन साहब प्लीज। हाँ मारुत क्या कह रहे हैं सर? हाँ बोलिए प्रदीप भाई प्लीज थोड़ी देर सुन लीजिए। हाँ सर सुन लीजिए, दोनों बड़े भाइयों से कह रहा हूँ, पक्ष विपक्ष दोनों लोगों से कह रहा हूँ। 5 सालों में पीड़ा बहुत रखा जा चुका, अगली जो भी सरकार आएगी उसका स्वागत है और उसके सामने अपनी बात रखी जाएगी। दोनों लोग से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, अब डिबेट एंड की तरफ है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट अपना दे रहा हूँ। यही कह रहा हूँ कि यूपी टपलसी
एक ऐसा आयोग है, बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। उत्तर प्रदेश का 20 से 22 लाख युवा प्रभावित होता है और 20 से 22 लाख युवा प्रभावित होता है और ये जो है विभिन्न विभागों के तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणियों की भर्ती करने की जिम्मेवारी रखता है। अगर किसी भी विभाग में अगर पद खाली है तो कहां से काम होगा? बस छोटी सी बात कर रहा हूं, जैसे कनिष्ठ सहायक के पद खाली हैं, डीएम ऑफिसेस में चले जाइए, आपको जहां 6 बाबू है वहां 2 बाबू हैं, कनिष्ठ सहायक हैं। आप उसमें चले जाइए, दिव्यांग विभाग में चले जाइए, समाज कल्याण विभाग में चले जाइए, तमाम जगहों पे ये पद खाली है। लेखपाल के पद खाली है, चकबंदी विभाग में सहायक चकबंदी अधिकारी के पद खाली हैं, भर्तियां नहीं पूरी हो रही है, तो कहां से काम होगा? इसीलिए काम लेट लतीफी हो रही है। तो ये इसी के लिए यूपीडब्ल्यूएससी गठन हुआ था कि राज्य के जो भी कल्याणकारी नीतियां होंगी उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से तरीके से हो पाएगा, जो भी पदे खाली उसको सही से भर्तियां की जाएंगी। लेकिन आंकड़े ये है कि 5 वर्षों में सबसे खराब रहा। तो पक्ष विपक्ष से दोनों लोगों से यही विनम्र से निवेदन है कि इतना जो युवा तादाद में जो प्रभावित होता है इस आयोग से, इस आयोग जो भी आए स्वागत है और इस आयोग को सुधारने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी बातें रखने के लिए। देखिए, चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए मैंने इस मुद्दे को इसलिए ही उठाया क्योंकि जो जनता का मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर फिजिकल डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए हो। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी उसमें सबसे अहम है, युवाओं की समस्या उसमें सबसे अहम है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्या उसमें सबसे अहम है, शिक्षकों की समस्या उसमें सबसे अहम है। उन समस्याओं पर चर्चा होना, उन समस्याओं के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी सरकार रिपीट करती है या फिर कोई भी विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में आता है, उसके लिए सबसे पहले यही मोटिव होना चाहिए कि इन समस्याओं का निराकरण करे, क्योंकि जनता ने उनके ऊपर भरोसा करके ही उन्हें सत्ता में बैठाया है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।